हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन। इसका आज लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हमें देखना है रेडॉक्स रिएक्शन और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका क्या रिलेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन दिखना है, क्योंकि 12th में हमारा पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ही डिपेंड है, और वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे सिर्फ। और एक सेल देखना है आज हमें, डैनियल सेल, जो हमें 11th में भी है और 12th में भी। तो वो रेडॉक्स रिएक्शन पे चलता है, मतलब उसमें जो रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं वहाँ पे, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है इसके बारे में जानेंगे। छोटा सा लेक्चर है आज का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6, रेडॉक्स रिएक्शंस, 11th केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। पहले हमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, जिंक सॉलिड और Cu2+ कब होगा ये, जब पानी में डिजॉल्व होगा। एक्वेस कंडीशन में 2+ आयन को क्या करता है, ये रिलीज करता है। फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ओके, तो ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, मैं अभी स्टॉक नोटेशन लिख रही हूँ, 2 होगा, 2+ चार्ज है, आयन है। ये कौन सा आयन है, जिंक, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, आयन है। और ये क्या है, कॉपर मेटल है सॉलिड कंडीशन में। ओके, तो इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका होगा 0, इसका होगा +2, इसका होगा +2, इसका होगा 0। तो यहाँ से यहाँ पे एक चेंज हो रहा है और यहाँ से यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो इसका हुआ है रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों भी हो चुका है। ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो देखो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दिए और रेडॉक्स रिएक्शन है ये भी पता चला हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कम भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज टू Zn2+। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। वेर एज कॉपर का क्या हुआ है, वो रिड्यूस होके क्या है, यहाँ पे कॉपर मेटल में, मेटेलिक कॉपर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक एटम टू द क्यूप्रिक आयन। तो ये जो है यहाँ पे कॉपर का जो आयन है, तो जिंक क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ये जिंक ने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वही इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, गेन कर लिए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए इस पे Zn2+ चार्ज आया। इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसलिए ये कौन से फॉर्म में चला गया, मेटेलिक फॉर्म में। मतलब पहले स्टेप में क्या हुआ, जिंक रिड्यूस हुआ, तो क्या हुआ, जिंक ने क्या कर लिया, Zn2+ फॉर्म कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये हुआ ऑक्सीडेशन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, Cu2+ ने क्या कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, और वो कौन से फॉर्म में चला गया, सॉलिड के फॉर्म में। ये सॉलिड के फॉर्म में था। अगर इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, Zn+Cu2+ फॉर्मेशन ऑफ Zn2++ Cu। तो ये रिएक्शन हमें मिल रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्ट हो रहा है, इसे 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रही है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने वो गेन कर लिए, जिंक आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कॉपर यहाँ पे मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई। और यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक एटम और सॉलिड जिंक टू द कॉपर आयन। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिविंग 1 एग्जाम्पल, और इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन गिविंग 1 एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसी एग्जाम्पल को कहा जाता है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल होता क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ।
तो सेल होता है मतलब क्या होगा, तो मैं सेल का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सेल होता क्या है। तो कोई भी जब सेल बनता है तो हमें सेल के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है एक पॉट। इट शुड बी मेड बाय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे ग्लास का हो, वुड का हो, प्लास्टिक का हो, रबर का हो, सारे रिएक्शन इसके अंदर होंगे। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ना हो, इसीलिए ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी मेड बाय नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। आपके लैब में आप क्या करते हो, ग्लास का बीकर यूज़ करते हो। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसमें ऐसा सॉल्यूशन यूज़ करेंगे हम जो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे आयोनिक सॉल्यूशन यूज़ होता है आयन का, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व करने के बाद दो आयन में कन्वर्ट होते हैं और आयन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते थे। इलेक्ट्रोलाइट या आयोनिक सॉल्यूशन मतलब इसमें क्या होंगे, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, कहीं पे निगेटिव चार्ज आयन होंगे। उसके बाद इसमें क्या किए जाते हैं, दो मेटल के रॉड को डीप किया जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है तो हमें मेटल की ज़रूरत पड़ेगी। मेटल के प्लेट या मेटल के रॉड को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है और फिर इसे सोर्स के साथ, बैटरी के साथ ज्वाइन किया जाता है। जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे, ये भी मेटेलिक वायर होती है, मेटेलिक रॉड क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ये जो फ्री यहाँ पे दिख रहे फ्री आयंस, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पूरे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। ओके, तो ये सेल का इंट्रोडक्शन था, हमें 12th में डिटेल में देखना ही है। अभी हमें देखना है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल क्या था, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डैनियल सेल, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। तो चलो डैनियल सेल क्या है देख लेते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 89 पे भी है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ती है जब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछा जाता है तब। तो देखो क्या क्या है, अभी मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताती हूँ। इसे डैनियल सेल कहा जाता है, ये एक सेल है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, जो अभी हमने देखी थी, Zn + Cu2 + फॉर्मेशन ऑफ Zn2 + Cu, ये रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो देखो एक रिएक्शन ये होगी, एक रिएक्शन ये होगी और दोनों को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन हो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा इस इलेक्ट्रोड पे, यहाँ पे रिडक्शन होगा और दोनों मिलके क्या होगी, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन मतलब सेल कैसे बना है, सेल कैसे फॉर्म हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे सेल का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जिंक एंड कॉपर प्लेट आर कनेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक वायर। तो देखो ये जिंक प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, इलेक्ट्रिक वायर से इनको कनेक्ट किया गया है थ्रू द स्विच एंड वोल्टामीटर। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर जो होता है, तो वोल्ट मीटर के साथ यहाँ से कॉपर को और यहाँ से जिंक को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। छोटी सी जिंक की प्लेट होगी और कॉपर की प्लेट होगी, उसे हम क्या, मेटल की जैसे प्लेट होते हैं वैसे प्लेट होंगे, उनको क्या कर दिया है, वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइन किया है। दूसरा देखो, द सोल्यूशन 2 कंटेनर कंटेनिंग 2 सोल्यूशन। यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है और यहाँ पे एक सोल्यूशन, दो अलग अलग कंटेनर है, दो अलग ग्लास के बीकर है, इसमें एक सोल्यूशन होगा और इसमें एक सोल्यूशन होगा। तो ये उसके साथ ये जो दिख रहा है इसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या, आयन का क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर जो केमिकल होता है वो होता है KCl और उसके साथ NH4NO3 होता है, NH4NO3, और उसके साथ एक जेली बनाने वाला सॉल्यूशन होगा जिसे क्या कहा जाता है, अगार कहा जाता है। तो इन सब का मिक्सचर इसमें फिल किया हुआ होगा। ये ग्लास की एक यू शेप की ट्यूब होती है, इसके अंदर ये केमिकल फिल किए जाते हैं। ये जेली जैसे केमिकल होंगे, वो केमिकल पोरस होते, तो ये क्या करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को उठा के इस साइड में क्या करेंगे, आयन का फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन का या आयन का फ्लो करता है। तो इसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज का मतलब है इन दोनों सॉल्यूशन को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, ये जो जिंक सॉल्यूशन है, ये कॉपर सॉल्यूशन है, दोनों को क्या किया है, कनेक्ट किया है बाय द वोल्ट मीटर इलेक्ट्रोड ने, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज ऐड किया है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपका जो वोल्ट मीटर होगा उसमें इसे डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब वो डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मतलब क्या है, सर्किट कंप्लीट हो चुका है।
द सर्किट हैव टू पार्ट्स, ये सर्किट के दो पार्ट है क्योंकि दो अलग अलग बीकर में प्रोसेस हो रही है। तो पहला पार्ट क्या होगा, जो दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर फॉर्म टू सोल्यूशन जॉइन बाय द सॉल्ट ब्रिज। तो एक ऐसा यहाँ पे है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिंक होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस वायर थ्रू क्या होंगे, इस साइड में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक पार्ट है सोल्यूशन का। और दूसरा है कि यहाँ से क्या होंगे, आयन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा इस ब्रिज थ्रू, सॉल्ट ब्रिज थ्रू। तो यहाँ पे दो क्या है, दो पार्ट है। तो इन द सोल्यूशन पार्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड आउट बाय मूवमेंट ऑफ आयन। तो इलेक्ट्रिक करंट कब दिखेगा हमें, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद यहाँ से आयन का क्या दिखेगा, हमें मूवमेंट दिखेगा थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। अभी हमें देखना है वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन में इतना ही, दो बीकर है, दोनों बीकर में एक में कॉपर सल्फेट एक में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। उसके बाद कॉपर को यहाँ पे डिप किया, जिंक को डिप किया, कनेक्ट किया विद द वोल्ट मीटर, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट किया या फिर जॉइन किया विद हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। देखो अभी वर्किंग क्या है इसका। द सर्किट इज कंप्लीटेड, जैसे सर्किट कंप्लीट होता है तो क्या होगा, ये जो जिंक होगा वो धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। जैसे ही क्या होगा, जिंक एटम क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, जिंक प्लेट क्या होगी, यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन कैसे करेगी, जिंक सॉलिड की प्लेट थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन क्या किए उसने रिलीज किए, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इस हाफ में ऑक्सीडेशन होगा, इस हाफ में रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिंक होने लगते। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा सिंक होते, यहाँ से वो इस साइड में क्या होते, ट्रांसफ़र होते थ्रू द मेटेलिक वायर। द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक प्लेट टू द कॉपर प्लेट थ्रू द वायर। जो मैंने बताया वही, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पे कौन से आयन है, Cu2+ आयन, क्योंकि कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन ही है। Cu2+ आयन क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर को इसके सरफेस पे क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। जितना सोल्यूशन में डीप है सरफेस, उतने सरफेस पे क्या होगा, कॉपर का डिपोजिशन होगा। मतलब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। तो हियर जिंक प्लेट एक्ट एज एनोड, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट को ज्वाइन है, और ये होगा कैथोड। कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है किसी भी सेल के लिए। तो ये एक्ट होगा एज अ एनोड, ये एक्ट होगा एज अ कैथोड। When two half reactions, oxidation reductions, are allowed to take place separately in the container, it made the complete the electric circuit. The electron transfer take place through the circuit. तो जब दो हाफ रिएक्शन को हम दो अलग अलग पार्ट में अलाउ करते होने के लिए, तब एक होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र और दूसरा होता है आयन का ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा थ्रू द मेटेलिक वायर और आयन का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। ओके, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट अगर आपने यहाँ पे बल्ब लगा दिया तो वो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। ये जो दो केमिकल रिएक्शन होंगे उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो क्या होगा, रिजल्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एंड इंडिकेट डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर। यहाँ पे वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन हमें आंखों से तो नहीं दिखेंगे, आयन भी हमें आंखों से नहीं दिखेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कौन बताएगा, इस वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन। तो इसे कहा जाता है डैनियल सेल, और इसे यूज़ किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट। जो छोटे छोटे लैबोरेटरीज होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए इस सेल को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था बाय द साइंटिस्ट डैनियल, तो इसे कहा जाता है डैनियल सेल। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ डैनियल सेल। तो आपको ये डायग्राम क्या करनी है, अच्छे से लर्न करनी है। ये एक कंटेनर होगा जिसमें क्या होगा, जिंक सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरे कंटेनर में होगा कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें आप क्या करोगे, जिंक इलेक्ट्रोड को मतलब एनोड को डिप करोगे, यहाँ पे कॉपर मतलब कैथोड को डिप करोगे। दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर के साथ ज्वाइन करना है और दोनों सॉल्यूशन को क्लोज रख के ये जो ग्लास की यू शेप की ट्यूब होती है उसे अच्छे से क्या करना है, प्लेस करना है, जिसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है, KCl NH4NO3 एंड अगार। तो एक जेली जैसे केमिकल से भरा हुआ होगा, हॉलो नहीं होगा, ये पोरस मटेरियल से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ओके,
इलेक्ट्रोड के रिएक्शन होंगे, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, दोनों रिएक्शन को साथ में लिखोगे और नाम लिखोगे डैनियल सेल। तो कभी कभी 2 या 3 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है। चलो अभी देखते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। सिर्फ डेफिनेशन देख लो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहा जाता है? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पेसीज टेकिंग पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए आप जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? यूनिटी मतलब 1 मोलर और 1 नॉर्मल। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए सिस्टम का? 298 केल्विन। तब जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिखता है उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे E0 से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका यूनिट क्या होगा? होल्ट्स होगा। ओके, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि जब जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, उनका क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मतलब 1 होना चाहिए। कितने टेम्परेचर में? 298 केल्विन टेम्परेचर में। तब हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्जर्व होता है उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे E0 से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट क्या होता है? होल्ट होता है। और मैं आप लोगों को एग्जांपल भी बता दूं कि यहाँ पे जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो 12th में हमें डिटेल में देखना है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी देखना है हमें। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसे यूज़ किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि इसकी क्या होता है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? यूनिटी मतलब 1, और टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन। और ये क्या करता है? एक फिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाई इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड? इसे रेफरेंस के तौर पे क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसका एक रीज़न है कि क्या होता है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ये हमेशा कितना लिया जाता है? 0 वोल्ट। तो अगर इसे हमने 0 वोल्ट यूज़ किया तो बाकी दूसरे का हम क्या कर सकते हैं? ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब किसी रिएक्शन में यहाँ पे दिख रहा है एक इलेक्ट्रोड है, आपके पास सिंगल ही इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं। रिएक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत है, एक पे ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पे रिडक्शन। तो दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ किया जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। तो दूसरे का हम इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे इसीलिए यूज़ किया जाता है रेफरेंस की तौर पे। जब सिंगल इलेक्ट्रोड हो और दूसरा इलेक्ट्रोड प्रेजेंट ना हो, अगर दोनों इलेक्ट्रोड नहीं हुए तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस नहीं होगी, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रोड सिंगल है, उसके साथ दूसरा कोई इलेक्ट्रोड पेयरिंग में नहीं है, तब क्या यूज़ किया जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड डिटरमाइनिंग E0 वैल्यू ऑफ द रेडॉक्स कपल। तो ये कपलिंग रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन का E0 मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? तो इससे हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ओके, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन कंसिडर फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो जो भी ये रिएक्शन कंसिडर की जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है। उनकी वैल्यू जो होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो क्या होती है? इट इज़ द मेजर द टेंडेंसी ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेसीज ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिमेन्स ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है इसे क्या कहा जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। और ये क्या होती है? वो जो स्पेसीज है उनका कितना ऑक्सीडेशन हो रहा है या कितना रिडक्शन हो रहा है, उनकी जो एबिलिटी होती है उसको अरेंज करते। तो आपके बुक में एक टेबल दिया है, अगर आपके पास अभी बुक है तो बुक को ओपन करो, पेज नंबर 90 पे देखो, एक टेबल दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सब रेडॉक्स कपल कहा गया है। तो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर E0 की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये क्या इंडिकेट करती है? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन द H2 कपल। तो वो क्या होता है? स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ज्वाइन किया और इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आई तो ये समझ लेना है कि ये जो है सेकंड वाला हाइड्रोजन से क्या है? ये स्पेसिस क्या है? हायर क्या होगी? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगी।
लार्ज निगेटिव वैल्यू ऑफ E0 ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन स्ट्रॉन्गर द रिड्यूसिंग एजेंट। जितनी E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दूसरे साइड में क्या कह सकते हो, जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना क्या होगा उसका स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी उतना क्या होगा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अल्कली मेटल होते हैं उनका क्या होता है, हाइयर वैल्यू होता है E0 का। इट मीन्स वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं अल्कली मेटल्स। वहीं पे द अल्कली मेटल्स हैव द ग्रेट टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन। तो इनके लास्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते तो जल्दी क्या करते, वो डोनेट करके कैटायन में कन्वर्ट होते। ऑन अदर हैंड फ्लोरीन हैज़ हाईली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0। तो फ्लोरीन की तरफ जाओगे इस साइड में, तो फ्लोरीन जो है सेकंड लास्ट, उसकी क्या होती है, E0 की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। मतलब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे, इस साइड से इस साइड में जाओगे तो ये जो पहले 2 ग्रुप है यहाँ पे अल्कली मेटल प्रेजेंट होते हैं, इनकी E0 की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ये क्या इंडिकेट करती है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पे जो फ्लोरीन है सेकंड लास्ट में, यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। वो क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसकी E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी E0 की वैल्यू निगेटिव होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस पे हमें क्वेश्चंस देखने हैं। तो देखो आपके बुक में ऐसा दिया हुआ है ऑक्सीडाइज फॉर्म दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस फॉर्म दिया है, E0 की वैल्यू दी है वोल्ट में। तो यहाँ पे F2 से लेकर कहाँ तक दिया है, लिथियम। तो लिथियम क्या है, यहाँ पे अल्कली मेटल है और ये क्या है, F2। तो देखो ऐसे होते हैं इसके वैल्यू। तो हमें 12th में इसे बहुत डिटेल में देखना है, पूरा एक चैप्टर हमें देखना है 12th में। अभी आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो अभी मैं जो क्वेश्चन लेने वाली हूँ उस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्योंकि एग्जाम में वही क्वेश्चन आते। तो चलो आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। क्या है ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। उसके साथ क्वेश्चन है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसीज इज ऑक्सीडाइज स्टेट। तो 2 पेयर यहाँ पे क्या दिए, पेयर में दिया है और पूछा गया है कि कौन उसके ऑक्सीडाइज स्टेट में। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तो पहली पेयर दी है, तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा ये पूछा गया है। हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा ये इस फॉर्म में, जब मैग्नीशियम ने क्या किए होंगे, ये सॉलिड स्टेट में होगा। इस एक में एक्वियस कंडीशन में कब चला जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। अभी आपको बताना है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी बता सकते हैं, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 + चार्ज मतलब 2 हो चुका है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मतलब इस स्पेसीज का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन से भी देख सकते हो, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो इस स्पेसीज का क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजेशन हुआ है। तो ये स्पेसीज कौन से स्टेट में है, इसके ऑक्सीडाइज स्टेट में। तो ये क्या कह सकते हो, दिस स्पेसीज इज इन इट्स ऑक्सीडाइज स्टेट। कैसे, क्योंकि 2 वे, एक तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Mg2+ में कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीडेशन बताता है। दूसरा हमें पता है हम ऑक्सीडेशन नंबर को लिख के भी ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये मेटेलिक फॉर्म में तो 0, इस पे 2+ चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो पहली जो स्पीसीज दी है, पहली जो पेयर दी है, कौन से स्टेट में, इसके ऑक्सीडाइज स्टेट में। दूसरी देखो Cu2+, तो क्या हुआ होगा, कॉपर सॉलिड स्टेट में होगा। इसने भी क्या किए होंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तब क्या बना होगा, ये ऐसे बना हुआ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0, इस पे 2+ चार्ज है इसलिए इसका +2। यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये भी स्पेसीज कौन से फॉर्म में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडाइज स्टेट में। तो सेम होगा, कॉपर लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Cu2+ आयन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है, इसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये भी स्पेसीज कौन से फॉर्म में, अपने ऑक्सीडाइज स्टेट में। तो ये भी ऑक्सीडाइज स्टेट में। नेक्स्ट देखो O2 क्या हुआ होगा यहाँ पे,
O2 को किस में कन्वर्ट करना है, O2 माइनस में कन्वर्ट करना है। क्या है, रिएक्शन बैलेंसिंग भी यूज़ कर सकते हो। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने डालने पड़ेंगे, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन को देखो कितने, 2 2 जा, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 0 है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर देंगे तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, सेम। तो ये ऐसी रिएक्शन अगर लिखते नहीं आती तो बैलेंसिंग के रूल यूज़ करने। तो देखो क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तभी 2O2 माइनस आयन क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। ये गैसियस फॉर्म में था, ये एक्वियस फॉर्म में चला गया है। तो यहाँ पे क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, नो। यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, इसका 0 था, इसका कितना है, -2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो, 0 का -2 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, मतलब इस स्पेसिस का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो क्या ये इसके ऑक्सीडाइज स्टेट में है, नो, इट इज़ इन द रिड्यूस स्टेट। तो क्या लिखोगे, ईच ऑक्सीजन एटम गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स to form O2 minus ion. So this species or the pair is in reduced state, not in oxidized state. ये कौन से स्टेट में होंगी, रिड्यूस स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये इसके रिड्यूस स्टेट में। नेक्स्ट देखो Cl2 Cl माइनस, मतलब Cl2 को Cl माइनस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 1 है, 2 लगा दिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे -2 चार्ज हुआ, यहाँ पे -2 चार्ज हुआ। अभी रिएक्शन बैलेंस हुई। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 0 था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, 0 से -1 हुआ, मतलब रिड्यूस हुआ। इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं हम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्या लिखोगे, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस आयन। सो Cl2 Cl जो पेयर होगी, इट इज़ इन इट्स कौन से फॉर्म में होंगी, रिड्यूस स्टेट में होंगी, ऑक्सीडाइज स्टेट में नहीं होगी, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि 2 वे से पता चला है रिडक्शन, एक तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये भी रिडक्शन की डेफिनेशन है। दूसरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, ये भी रिडक्शन की डेफिनेशन है। तो ये पेयर कौन से फॉर्म में होंगी, रिड्यूस स्टेट में होगी। तो चलो अभी एक हमने जो डैनियल सेल देखा था, वहाँ पे एनोड पे एक रिएक्शन हो रही थी। एनोड पे यहाँ पे हो रहा था ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रहा था रिडक्शन। तो क्या हुआ था एनोड पे, जिंक जो था Zn2+ में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। सी कॉपर जो था 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहा था। ये जो था ऑक्सीडेशन का जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो था 0.76 वोल्ट और रिडक्शन का कितना था, 0.34 वोल्ट ऐसे था। चलो दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं। दोनों रिएक्शन क्या बनाएगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन बनाएगी। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ इसने रिलीज़ किए, इसने यूज़ हुए, तो कैंसिल हो गया अपोजिट साइड में। तो क्या होगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वियस कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वियस प्लस कॉपर सॉलिड। और अभी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 0.76 प्लस 0.34। तो ये क्या आएगा, प्लस 1.10 वोल्ट। ओके, तो ये होता है जो पूरी रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये आपके चार्ट में दिया है, मैंने अभी आप लोगों को जो चार्ट दिखाया वहाँ पे सबके दिए हुए, ओके, वहाँ से लिया है। तो यहाँ पे क्या किया, जब दोनों हाफ को ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को जोड़ के ही क्या होगी, यहाँ पे जो सेल की रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन किसकी रिएक्शन है, ये सेल के पूरे सेल की रिएक्शन है। तो सेल की रिएक्शन कब होगी, जब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ दोगे तो ये रिएक्शन मिलेगी, और दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दोगे तो ये मिलेगा। तो ये जो होता है सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली,
किसी भी फोर्स की इसे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जब दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करने के बाद सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है ई सेल, वो क्या होगा, उसे अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर इसे निगेटिव साइन आता है तो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं हो रही है, आपको फोर्सफुली बाहर से क्या है, कोई तो भी ऐसा एजेंट ऐड करना पड़ेगा जो रिएक्शन को कैरिड आउट करेगा। तो कैसे पता चलेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एडिशन, जो कैथोड पे एनोड पे रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन हाफ की, और जो रिडक्शन हाफ का, दोनों का जो ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलती है, अगर वो पॉजिटिव हुई तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होने वाली। अगर वो वैल्यू निगेटिव आई तो आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, फोर्सफुली होने वाली। तो चलो अभी एक क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कॉमन है। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेबल, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 90 पे, प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसीज इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो ये दो स्पेसीज दिए, इनकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ये हमें बताना है। तो चलो पहली रिएक्शन लिखते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, Fe3+ क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Fe2+ के। तो यहाँ पे इसके 2 मोल्स लगेंगे। ओके, तो आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टेबल से इसकी E0 है 0.77 वोल्ट। दूसरा है आयोडीन। ओके, तो 2I-, ये एक्वियस कंडीशन में उन्होंने दिया है, एक्वियस कंडीशन, यहाँ पे माइनस है, मैं भूल गई लिखना। क्या होगा यहाँ पे, I2 सॉलिड प्लस क्या है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी E0 की वैल्यू है -0.54 वोल्ट। चलो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, इसमें 7 में से ये माइनस साइन है, 7 में से चला गया तो यहाँ पे आएगा 3, फिर आएगा 2, 0। ओके, ये वैल्यू होगी, दोनों को जोड़ दोगे तो +0.23 वोल्ट। मतलब ये रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप होने वाली रिएक्शन ये। तो क्या लिखोगे, द सम ऑफ E0 वैल्यू इज पॉजिटिव, इन दोनों के E0 की वैल्यू की सम पॉजिटिव आई है, देयरफॉर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। सेकंड पेयर देखो, Ag+ एक्वियस, Cu सॉलिड, इनके बीच में हमें देखना है। तो चलो दोनों को लिख लेते हैं। तो पहला क्या है, ट्वाइस ऑफ Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ Ag सॉलिड, 2 Ag सॉलिड। इसके E0 की वैल्यू है 0.80 वोल्ट। चार्ट से लिए है मैंने, मुझे लर्न नहीं करने, चार्ट में दिए। दूसरा है यहाँ पे Cu सॉलिड, ये Cu2+ में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसके E0 की वैल्यू है -0.34 वोल्ट। चलो इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, E0 की वैल्यू कितनी आएगी देखो यहाँ पे, तो इसमें से चला गया 6, चला गया 4, 0, ओके, +0.46 वोल्ट। तो ये भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या लिख सकते हो, इन दोनों की जो रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। रीज़न क्या लिखोगे यहाँ पे, E0 वैल्यू इज़ पॉजिटिव, दोनों की E0 वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसीलिए रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अपने आप होगी। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स कपल इज द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या कभी कभी ऐसा भी आता है, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक कपल रिएक्शन दिए
और इनसे हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फाइंड आउट करना है। कौन सी वैल्यू इसे फाइंड आउट करेगी, E0 की। इसकी कितनी है 2.87 वोल्ट और इसकी कितनी E0 की वैल्यू 0.00 वोल्ट। क्या बताया था मैंने, जितना क्या होगा पॉजिटिव E0 का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ये भी पॉजिटिव साइन है, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, तो F2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करो, किसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसकी वैल्यू बड़ी है। ये 0 है और ये +2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 क्या होगा, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन डिसाइड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है क्या, जितनी प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी, E0 की वैल्यू जितना पॉजिटिव ज़्यादा होगी उतना क्या होता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और E0 की वैल्यू निगेटिव जितनी ज़्यादा होगी वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे F2 क्या होगा, मैंने ऊपर लिख दिया, F2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। दोनों को कंपेयर करो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो सेकंड पेयर देखो, पहले I2 दिया है, E0 की वैल्यू है 0.54 वोल्ट और दूसरा Br2 दिया है, E0 की वैल्यू है 1.09 वोल्ट। तो इन दोनों में से कौन होगा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I2 और Br2 में से किसकी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, तो ये क्या बन जाएगा, I2 क्या होगा, सॉरी I2 नहीं, Br2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसके E0 की वैल्यू पॉजिटिव ज़्यादा है, ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये बड़ी वैल्यू है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और दो एग्जाम्पल है देखो, Cl2 Br2, Cl2 की वैल्यू है E0 1.36 वोल्ट और इसकी है Br2 की 1.09 वोल्ट। ये वैल्यू दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए। तो देखो इन दोनों को ऑब्जर्व करो, तो Cl2 की वैल्यू क्या है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है E0 की देन द Br2। तो कौन होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। इन दोनों वैल्यू को देखो, MnO4 माइनस हैविंग द लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, E0 की वैल्यू क्या है, इसकी ज़्यादा है 51 है, इसकी 33 है, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, MnO4 माइनस और यहाँ पे कौन होगा, Cl2। चलो अभी रिड्यूसिंग की देखते, तो चलो अभी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। तो आपके सामने दो एग्जाम्पल है, Li और Mg। तो देखो Li का कितना वैल्यू, E0 का -3.05 वोल्ट और इसका कितना, मैग्नीशियम का E0 का -2.36 वोल्ट। तो क्या होगा यहाँ पे, लिथियम हैज़ लार्जर निगेटिव वैल्यू, जिसकी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे कौन होगा ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम। इसकी क्या है, निगेटिव वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, तो इसकी निगेटिव वैल्यू लार्ज है। इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो क्या होगा, जिंक एज द लार्ज निगेटिव वैल्यू E0 की होगी एज कंपेयर टू Fe। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, यहाँ पे जिंक होगा। जितनी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या स्ट्रॉन्गर, जितनी निगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा उतना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और दो एग्जाम्पल देखो, लिथियम और सोडियम। चलो दोनों को कंपेयर करो, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिथियम की वैल्यू क्या है, हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ निगेटिव। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनेगा इन दोनों में, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बनेगा, लिथियम। इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो एल्यूमिनियम की वैल्यू क्या है, आयरन से ज़्यादा है, तो दोनों में स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम होगा। तो जितनी ज़्यादा क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतना क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। और जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एग्जाम्पल थे, तो ऐसे एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में भी थे, वो भी ले लिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए आते। तो आज के लिए यह इतना ही था बच्चों। यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, ये ख़त्म हो चुका है। एक बहुत अच्छा टॉपिक था, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सब कुछ कवर किया है। इसके अच्छे से नोट्स बनाओ वीडियो देख के, और जो होमवर्क बताए गए थे वो होमवर्क भी खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
तो और सीक्वेंस से देखना भी ज़रूरी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, उसमें हमें देखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी इसके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसे भी हम देखेंगे। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने से पहले आपको पूरा चैप्टर अच्छे से आना ज़रूरी है। तो आपको सारे पता होने चाहिए कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, दो वे से कैसे बैलेंसिंग होता है, ये सारे पॉइंट पता होंगे तभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।